हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो हमारा ऑब्जेक्टिव बुक है उसे। और आज हमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 का ये पार्ट 2 है जिसके अंतर्गत हमें पूर्व मध्यकाल को देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और चैप्टर नंबर 12 का जो पार्ट 2 है इसके अंतर्गत दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य एवं दक्षिण भारत के वहाँ के अन्य साम्राज्यों के बारे में हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न के साथ हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? जो रविकीर्ति था वह किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि हुआ? देखिए, जो रविकीर्ति थे ना, ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए ए में दिया गया है कि प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा। देखिए, जो प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की जो मूल शाखा थी उसकी जो राजधानी थी, उसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी या बादामी, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये जो वंश था प्राचीनतम चालुक्य वंश, या फिर इसी को चालुक्य की मूल शाखा भी कहा जाता है, इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी या बादामी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर है कि पूर्वी चालुक्य की राजधानी कहाँ पर है? तो पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में इसकी राजधानी है। ठीक है, पूर्वी चालुक्य की राजधानी कहाँ पर है? तो वेंगी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कहाँ पर हुई? तो पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी कर्नाटक में हुई। तो ये मिला हुआ है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न से ही थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्राचीनतम चालुक्य थे उनकी राजधानी कहाँ थी? वातापी में। ठीक है, तो अब उसी वातापी को उसी चालुक्य वंश को क्या कहा जाएगा? वातापी के चालुक्य। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वातापी के चालुक्य या फिर मूल चालुक्य जो थे, इनके संस्थापक का नाम है पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य के मूल चालुक्य थे, या फिर वातापी के जो चालुक्य थे उस वंश का जो संस्थापक था उनका नाम था पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर बी है, बी में है वेंगी के चालुक्य। जो वेंगी के चालुक्य या फिर पूर्वी चालुक्य जो है, उनके जो संस्थापक है उनका नाम है कुब्ज विष्णुवर्धन। ठीक है, कुब्ज विष्णुवर्धन। तो वेंगी के चालुक्य या फिर जिसको हम लोग पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जानते हैं, उसके संस्थापक कौन हुए? कुब्ज विष्णुवर्धन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य या फिर पश्चिमी चालुक्य। तो इसके जो संस्थापक हुए उनका नाम है तौलब द्वितीय। ठीक है, तो तौलब द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कांची के पल्लव। कांची के जो पल्लव हैं इनके संस्थापक का नाम हुआ सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या हमें 4 देखना है। यहाँ पर है कि वादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा वादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो वादामी में दुर्ग का निर्माण कराना तथा वादामी को अपनी राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है पुलकेशिन प्रथम को। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम को जाता है। पुलकेशिन प्रथम ने वादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया तथा वादामी को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर एवं कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो प्रश्न ये हो गया सिंपल सा कि हर्षवर्धन को किसने हराया या फिर किसने रोका दक्षिण की ओर बढ़ने से? ठीक है, तो हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर बढ़ने से जो रोका था उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया और इन्हें दक्षिण बढ़ने से रोका है। ठीक है, तो वो है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो जो चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बीच जो लंबे समय तक संघर्ष चला, उस संघर्ष की जो शुरुआत किया गया था, आरंभ जो किया गया था, वह पुलकेशिन
पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चालुक्य और पल्लव के बीच जो लंबे समय तक संघर्ष था उसकी शुरुआत जो है पुलकेशिन द्वितीय ने कर दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7। ये प्रश्न संख्या 6 से ही थोड़ा सा आगे विस्तार है। देखिए यहाँ पर है कि चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान, ठीक है, ये संघर्ष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की। ठीक है, किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, ठीक है, वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। तो प्रश्न यह है कि किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की, साथ ही साथ उसने वातापी पर कब्जा कर लिया जिसके लिए उसने एक उपाधि धारण की वातापी कोंडा। तो वो राजा कौन था? तो वो राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। तो इन्होंने ही चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की तथा वातापी पर कब्जा कर लिया, और वातापी पर कब्जा करने के कारण उन्होंने एक उपाधि धारण की जो था वातापी कोंडा। ठीक है, वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर है कि किस चालुक्य के शासक ने चेर, चोल एवं पांडे को हराया, यानी कि तीनों वंशों के शासकों को हराया गया, चेर, चोल और पांडे, इन तीनों को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर एवं अरब सागर का स्वामी कहा गया। यानी कि इन तीनों वंशों को हराने के कारण उन्हें 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया। ठीक है, तो वो कौन चालुक्य शासक था? तो उस चालुक्य शासक का नाम है विक्रमादित्य। ठीक है, उस चालुक्य शासक का नाम है विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, विक्रमादित्य प्रथम ने चेर, चोल एवं पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा गया। ठीक है, तीनों समुद्रों का स्वामी किसे कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम को। क्यों? क्योंकि इन्होंने चेर, चोल एवं पांड्य को हराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर है कि पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा की पहाड़ी को काटकर विश्वविख्यात जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वह किसने कराया था? तो एलोरा को काटकर विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वह राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, या राष्ट्रकूटों ने उसका निर्माण करवाया था। तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। सवाल ये भी हो सकता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राज राजा प्रथम ने किया था। ठीक है, राज राजा प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। अगर चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताएं तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो था वह चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ वह था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वह तंजौर थी। ठीक है, कहाँ पर थी? तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? तंजौर में थी। ठीक है, 13। और प्रश्न संख्या 14, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई में थी। ठीक है, मदुरई में पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरई। और चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वह तंजौर थी। तो इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15। यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो था वह थे दत्ती दुर्ग। ठीक है, दत्ती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना किया, दत्ती दुर्ग ने। ठीक है, दत्ती दुर्ग।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर है कि निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। तो इसमें से कौन सा राजवंश है जिसने श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीता था। तो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाला जो राजवंश था वह था चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। ठीक है, चोल राजवंश जो था उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 17। यहाँ पर एक मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो है उसका निर्माण चालुक्यों ने किया था। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है, तो वह चालुक्यों के द्वारा कराया जाता है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। यहाँ पर है कि पल्लव के 81वें रथ मिलने का स्थान है। पल्लव के या पल्लव काल के 81वें रथ मिलने का जो स्थान है वह स्थान है महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम। तो पल्लव के 81वें रथ मिलने का स्थान कहाँ पर है, वह है महाबलीपुरम। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 19। यहाँ पर है कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है। होयसल की राजधानी का जो नाम है वह द्वार समुद्र है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है, द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम क्या है, द्वार समुद्र। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। जो प्रश्न संख्या 20 है ये प्रश्न संख्या 19 से ही जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर है, सॉरी, प्रश्न संख्या 18 से जुड़ा हुआ है। जो प्रश्न संख्या 20 है वो 18 से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है। ठीक है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि जो महाबलीपुरम एक नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो ये जो महाबलीपुरम है ये पल्लव वंश के शासकों की कला में रुचि को दर्शाता है। ठीक है, तो पल्लवों की, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पल्लवों की। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी कहाँ थी। तो यादव सम्राट की जो राजधानी थी वह देवगिरी में थी। ठीक है, तो यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या हमें 22 देखना है। यहाँ पर है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो चोल राजा जो थे वो शैव धर्म को यहाँ पर संरक्षण प्रदान कर रहे थे। ठीक है, शैव धर्म को चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। यहाँ पर है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो वह प्रथम भारतीय शासक हुआ राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम वह प्रथम भारतीय शासक हुआ जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। तो राजराजा प्रथम याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम 24 देख रहे हैं। यहाँ पर है कि रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, जिसे मेगुती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है। देखिए जो जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर है इसका जो संबंध है वह है जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। और इसका निर्माण कौन करवाया था, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने मेगुती मंदिर या फिर उसी को हम लोग जिनेंद्र मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का संबंध जो है जैन धर्म से है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। ऐहोल का लाडखाह मंदिर, ठीक है, लाडखाह मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो जो लाडखाह मंदिर है, ऐहोल का लाडखाह मंदिर, वह देवता सूर्य को समर्पित है। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो लाडखाह मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 है कि पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो पतड़कल का जो निर्माण है, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो ये वातापी के चालुक्य शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, वातापी के चालुक्य शासकों ने। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। यहाँ पर है कि मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था। मत्त विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन थे, तो मत्त विलास प्रहसन नाटक है इसके रचयिता हुए महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 28। ये प्रश्न संख्या 27 से ही जुड़ा हुआ है। देखिए नहीं, सॉरी, ये नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है कि विचित्र, ठीक है, विचित्र चित्त और मत्त विलास, ठीक है, विचित्र चित्र और मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। देखिए ये दो उपाधियां हैं, विचित्र
चित्त और मत्तविलास ये दो उपाधियां धारण करने वाला पल्लव शासक था। तो ऐसी उपाधियों धारण करने वाला जो पल्लव शासक था उसका नाम था महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, महेंद्र वर्मन द्वितीय विचित्र, चित्त और मत विलास जैसी उपाधियां धारण की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 29 हमें देखना है। यहाँ पर है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था। यानी कि मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली है, ठीक है, द्रविड़ शैली, उसका आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था। तो द्रविड़ शैली की जो आरंभ हुआ वह पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। ठीक है, पल्लव राजवंश के समय में मंदिर निर्माण, मंदिर स्थापत्य कला या निर्माण कला की जो द्रविड़ शैली है उसका शुरुआत जो है, आरंभ जो है वह पल्लव वंश के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर निर्माण की शैली दी गई है, दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक का नाम दिया गया है। जैसे महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन शैली के जो प्रतिपादक हुए उनका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन शैली जो था मंदिर निर्माण की एक शैली थी और इसके प्रतिपादक कौन हुए, तो महेंद्र वर्मन प्रथम हुए। मामल शैली, मामल शैली के जो मामल शैली एक मंदिर निर्माण की शैली है, इसके प्रतिपादक हुए नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली, राजसिंह शैली मंदिर निर्माण की एक शैली हुई और इसके जो प्रतिपादक हैं वह है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो राजसिंह शैली के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम क्या है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है अपराजित शैली। अपराजित शैली जो था यह भी मंदिर निर्माण की एक शैली है। तो अपराजित शैली के जो प्रतिपादक हुए उनका नाम था नंदी वर्मन। ठीक है, नंदी वर्मन। अपराजित शैली के प्रतिपादक कौन हुए, तो वो थे नंदी वर्मन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 देख रहे हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। यहाँ पर है कि मामालपुरम किसका समानार्थी है। तो ये महाबलीपुरम का समानार्थी है। ठीक है, महाबलीपुरम का समानार्थी है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो किस वंश के शासक के पास या किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो शक्तिशाली नौसेना रखने वाला चोल वंश के शासक थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी। तो चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो जो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, यह कला है यह चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम में स्थित है। ठीक है, चिदम्बरम में स्थित है। तो भगवान नटराज का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है और ये कहाँ पर स्थित है, ये चिदम्बरम में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर है कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। तो राष्ट्रकूटों को जो उखाड़ फेंका गया ये तौलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया। ठीक है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, तो तौलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया। प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखेंगे। यहाँ पर है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान था। देखिए अगर प्रशासन के क्षेत्र में बात करें चोल राजवंशों का सबसे मुख्य योगदान तो वह था सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन बनाने में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 36 यहाँ पर खाली स्थान है। देखिए एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर खाली स्थान एवं के बीच बनाया गया, यानी कि कब से कब के बीच बनाया गया। तो जो एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर है ये 700 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से, ठीक है, त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, यानी कि कौन सी गुफा में है। तो त्रिमूर्ति जो है, त्रिमूर्ति वह एलिफेंटा की गुफा में है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा में है। तो तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है ये गुफा में है। तो कौन सी गुफा में, एलिफेंटा की गुफा में ये मूर्ति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति है जिसको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, तीन मुखों वाली। चलिए आगे बढ़ेंगे। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। जब ह्वेनसांग कांची में प्रवास कर रहा था उस समय पल्लव शासक कौन था। तो इसके प्रवास के समय नरसिंह वर्मन प्रथम
प्रथम मामल था। ठीक है, तो जब ह्वेनसंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 देखना है, हमें सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ पल्लवकालीन प्रशासनीय विभाजन था, दूसरी तरफ उनके प्रधान थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कई विभाजन था, जैसे प्रांत था, जिला था, तालुका था और ग्राम था। प्रांत को यहाँ पर राष्ट्र कहा गया, जिला को विषय कहा गया और तालुका को कोट्टम कहा गया। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पर प्रांत, जो प्रांत या राष्ट्र था, प्रांत या राष्ट्र के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो प्रांत या राष्ट्र के प्रधान को जो है वहां पर राष्ट्रिक कहा जाता था। ठीक है, तो ए को हम लोग 2 के साथ मिला लेंगे, ए को 2 के साथ मिला लेंगे कि प्रधान, जो राष्ट्र का प्रधान या प्रांत का प्रधान होता था उसको राष्ट्रिक कहा जाता था। ठीक है, विषय, विषय यानी कि जिला, इसके प्रधान को क्या कहा जाता था, विषय के प्रधान को विषयिक कहा जाता था। तो बी को हम लोग 1 से मिला लेंगे। कोट्टम, कोट्टम यानी कि तालुका, तालुका जो था इसके प्रधान को जो है देशाधिकृत कहा जाता था। तो सी को हम लोग 4 से मिला लेंगे। और लास्ट में बचा ग्राम, तो ग्राम के प्रधान को हम लोग कहा जाते थे ग्राम भोजक, उस समय ग्राम भोजक कहा जाता था ग्राम के प्रधान को। तो डी को हम लोग 3 के साथ मिला लेंगे। फिर से देखिए, राष्ट्र या प्रांत के प्रधान को राष्ट्रिक कहा गया। ठीक है, राष्ट्रिक कहा गया। ठीक, विषय या जिला के प्रधान को विषयिक कहा गया। ठीक, उसके बाद कोट्टम या तालुका के प्रधान को देशाधिकृत कहा गया और ग्राम के प्रधान को ग्राम भोजक कहा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 40 यहाँ पर है कि अलवारो यानी कि वैष्णव संत और नैनारो या फिर आडियारो यानी कि शैव संत, नैनारो यानी कि शैव संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ, तो अलवारो एवं नैनारो द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय आरंभ हुआ था, तो ये पल्लव राजवंश के समय में दक्षिण में जो था भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था अलवारो एवं नैनारो संतों द्वारा। ठीक है, तो पल्लव राजवंश के समय में। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 41 यहाँ पर है कि महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था, तो महाभारत का जो तमिल में अनुवाद है, तमिल में अनुवाद किया गया भारत बेड़वा के नाम से। और इसका अनुवाद किसने किया था, तो इसका अनुवाद जो है पेरुंदेव, तो इसका अनुवाद जो है पेरुंदेवनार के द्वारा किया गया। ठीक है, पेरुंदेवनार के द्वारा किया गया भारत का भारत बेड़वा नाम से, तो इनका नाम था पेरुंदेवनार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 41 के बाद 42 यहाँ पर है कि मामालपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिरों जिसको सप्तपोगड़ा का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, मामालपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिर, रथ मंदिरों को सप्तपोगड़ा का निर्माण किसने कराया था, तो ये जो मामालपुरम के मंडप मंदिर और सप्तपोगड़ा का जो निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल के द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, यहाँ पर है कि किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या फिर राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है, तो वह मंदिर है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राजसिंहेश्वर मंदिर या फिर राजसिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, तो जब राजेंद्र चोल ने बंगाल की ओर अभियान किया तो उस समय बंगाल का जो राजा था, बंगाल का शासक था, वह महिपाल था। ठीक है, महिपाल था। तो राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल था, महिपाल प्रथम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, यहाँ पर है कि 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों को शरण दी जो पार्शिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे। तो यहाँ पर 8वीं सदी की बात हो रही है कि 8वीं सदी के प्रारंभ में जोरोएस्ट्रियनों, जिसको पारसियों कहा जाता है, ठीक है, पारसियों को शरण दी जो पार्सिया यानी कि ईरान से समुद्र के रास्ते फरार होकर तटीय रास्तों से पश्चिमी भाग पहुंचे थे। तो इनको शरण देने का जो काम किया गया था वह राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूटों ने इनको शरण दिया था पारसियों को, जो कि पर्सिया यानी कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्तों से पश्चिमी भारत पहुंचे थे। ठीक है, ये 8वीं सदी की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 46 की वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था। वेंगी के चालुक्य राज्य जो था
वेंगी के जो चालुक्य राज्य था इसको चोल साम्राज्य में जो विलय किया गया था वह किया गया था राजेंद्र तृतीय के द्वारा। ठीक है, राजेंद्र तृतीय के द्वारा, जिसको कुलोत्तुंग चोल भी कहा जाता है, कुलोत्तुंग चोल भी कहा जाता है, कुलोत्तुंग चोल प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने वेंगी के चालुक्य राज्य का जो है चोल साम्राज्य में क्या कर दिया, विलय कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47 यहाँ पर हमारे सामने है। यहाँ पर है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो चालुक्य विक्रम संवत एक संवत है, इस संवत का जो प्रारंभ करवाया था, प्रचलन मतलब शुरुआत किसने किया था। तो इसका शुरुआत जो है विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया। ठीक है, विक्रमादित्य 6। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तो विक्रमादित्य 6। ठीक है, 6। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है कि विक्रामक चरित्र, ठीक है, विक्रामांक चरित्र का रचयिता बिल्हण तथा मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। यानी कि बिल्हण और जो विज्ञानेश्वर हुए, ठीक है, इन दोनों का संरक्षण कौन शासक कर रहे थे। ठीक है, तो इनको विक्रमादित्य 6 संरक्षण प्रदान कर रहे थे। ठीक है, विक्रमादित्य 6 जो थे इनका संरक्षण प्रदान कर रहे थे। तो मिताक्षरा के रचनाकार कौन हुए, विज्ञानेश्वर, और विक्रामक चरित्र के रचयिता कौन हुए, बिल्हण। इन दोनों नामों को याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। यहाँ पर है मिताक्षरा की विषय वस्तु है। देखिए मिताक्षरा के रचनाकार कौन है, विज्ञानेश्वर, अभी हम लोगों ने देखा। तो मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है, देखिए मिताक्षरा जो है उसकी विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु है कि यानी कि इसमें किस चीजों के बारे में बात किया गया है, तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। ठीक है, मिताक्षरा क्या है, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। पल्लवों की राजभाषा थी। देखिए जो पल्लव थे उनकी राजभाषा जो थी वह संस्कृत थी। ये संस्कृत में मतलब ये संस्कृत में कार्य करते थे। ठीक है, राजभाषा जो थी इनकी संस्कृत थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार। गोपुरम का मतलब क्या होता है, मुख्य द्वार होता है। तो गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, यानी कि गोपुरम की शुरुआती निर्माण का जो स्वरूप है वह किस मंदिर से हमें मिलता है। तो यह जो है हमें मिलता है प्रमाण कांची के कैलाशनाथ मंदिर से। ठीक है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर से गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप हमें कांची के कैलाशनाथ मंदिर से मिलता है। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52 यहाँ पर है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। तो 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश था, इसकी जो 5 शिलालेख हमें मिला है वह मिला है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से हमें राष्ट्रकूट वंश की 5 शिलालेख मिला है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख हमें कर्नाटक से मिले हुए हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखेंगे 53 है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो अपना उत्तराधिकारी जो घोषित करने वाला मतलब यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक, ठीक है, किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यानी कि राजा अपने शासन काल में ही अपने बाद आने वाला उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। तो ये जो साम्राज्य या ये जो राजवंश थी वह था चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश के शासक क्या करते थे कि अपने बाद आने वाला जो उत्तराधिकारी होता था उसकी घोषणा कर देते थे अपने शासनकाल में ही। तो यहाँ पर चोल राजवंश याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। यहाँ पर है कि दक्षिण भारत का तोकोलम का युद्ध हुआ था। यानी कि तोकलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। दक्षिण भारत में एक युद्ध हुआ जिसको तोकलम का युद्ध कहा गया, और यह युद्ध जो है वह किसके किसके बीच हुआ था। तो प्रश्न संख्या हम लोग 54 देख रहे हैं। यह युद्ध जो है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तोकोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग आगे देखेंगे 55। ठीक है, यहाँ पर है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 56 यहाँ पर है कि द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है। तो जो द्रविड़ शैली में गोपुरम से जो तात्पर्य है उसका मतलब क्या है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। ठीक है, तो द्रविड़ शैली में मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला मंदिर से। ठीक है, तो ये द्रविड़ शैली में गोपुरम का
तात्पर्य हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, यानी कि जो एलोरा की गुफा है उसमें जो शैलकृत मंदिर है उनका संबंध किन धर्मों से है। तो यहाँ पर धर्म के बारे में बताया गया है। तो जो एलोरा के गुफाओं में जो शैलकृत मंदिर है उनका जो संबंध है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से एवं जैन धर्म, ये तीनों धर्मों से एलोरा में गुफाओं का जो एलोरा में गुफाओं एवं जो शैलकृत मंदिर है उनका संबंध है। ठीक है, तो उनका संबंध हिंदुओं से भी, हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। तो इन तीनों धर्मों से वहां पर संबंध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 58 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या है। तो हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की जो विशेषता है वह क्या है, तो वह है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की जो स्वायत्तता है ये चोल प्रशासन की एक विशेषता है। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो शासन व्यवस्था था उसकी अपनी स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ेंगे। 59 यहाँ पर है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए जो चोलों का राज्य था, ठीक है, वह किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो चोलों का जो राज्य है वह चोलों का जो राज्य था, ठीक है, चोलों का जो राज्य है वह कोरोमंडल तट से लेकर कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था चोलों का राज्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 60 यहाँ पर है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है, यानी कि चोल काल में चोल शासकों के समय में जो बनी हुई प्रतिमा थी उसमें से सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा हुई। तो सबसे अधिक विख्यात जो है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा हुई। ठीक है, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी जो कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमा है और इसकी ये जो है बहुत ज्यादा विख्यात हुई। ठीक है, तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा जो थी उसका सबसे ज्यादा विख्यात हुआ, वो सबसे ज्यादा विख्यात हुआ। ठीक है, चोल काल में बना हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 62 यहाँ पर है कि किस राष्ट्रकूट शासकों ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की। तो किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में, ठीक है, रामेश्वरम की हम बात करें, रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की। तो यहाँ पर वह कौन सा राष्ट्रकूट शासक था। तो राष्ट्रकूट शासक यहाँ पर कृष्ण तृतीय जो था, इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय का निर्माण करवाया था, स्थापना करवाया था। कृष्ण तृतीय आंसर हो जाएगा, कृष्ण तृतीय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 यहाँ पर है एक यात्री के बारे में है, वेनिस यात्री मार्को पोलो। वेनिस यात्री जो मार्को पोलो था, मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। यानी कि जब वेनिस यात्री मार्को पोलो पांड्य राज्य का भ्रमण कर रहा था तो पांड्य राज्य का शासक कौन था, तो उस समय वहां का शासक था मांडवर्मन कुलशेखर। ठीक है, मांडवर्मन कुलशेखर जो था उस समय का शासक था जब वेनिस यात्री मार्को पोलो पांड्य राज्य की भ्रमण कर रहा था। ठीक है, तो मांडवर्मन कुलशेखर। ठीक है, मांडवर्मन कुलशेखर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 64 यहाँ पर है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जो एलोरा की कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण है वह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई। ठीक है, मान्यखेत कहीं कहीं मिलता है या फिर कहीं कहीं मालखेद भी मिलता है। तो किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई, तो ये था अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष ने यहाँ पर मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, अमोघ वर्ष के द्वारा ये किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 यहाँ पर है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की। तो कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी, कवि राजमार्ग की जो रचना है अमोघ वर्ष ने किया था। कवि राजमार्ग किसके द्वारा रचित है, तो अमोघ वर्ष के द्वारा। ठीक है, कवि राजमार्ग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 यहाँ पर है कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था। देखिए राष्ट्रकूट काल में जो राष्ट्र या प्रांत का प्रधान होता था उसे राष्ट्रपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राष्ट्रपति कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 यहाँ पर है कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो किस राजवंश के काल को कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो यहाँ पर है
राष्ट्रकूट जो वंश था, राष्ट्रकूट राजवंश, उस समय कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो राष्ट्रकूट काल यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 69 यहाँ पर है कि राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो त्रिरत्न में ये जो सायण है ये शामिल नहीं थे, ठीक है। तो राष्ट्रकुल कालीन जो राष्ट्रकूट होगा यहाँ पर, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो सायन जो थे ये इसमें शामिल नहीं थे त्रिरत्न में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 यहाँ पर है कि सुमेलित करिए, एक तरफ ग्रंथकार है, दूसरी तरफ ग्रंथ का नाम है। जैसे पंप जो ग्रंथकार हुए, इन्होंने आदि पुराण ग्रंथ का ग्रंथकार कौन हुआ? तो पंप हुए, ठीक है, पंप। ठीक है, उसके बाद पोन जो है, पोन ये शांति पुराण के ग्रंथकार है। पोन जो है शांति पुराण के ग्रंथकार हुए। या आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है जो अजित पुराण, ठीक है, अजित पुराण के ग्रंथकार है कौन? तो ये रन है, रन। और अमोघ वृत्ति जो है इसके ग्रंथकार कौन हुए? शाक्टायन जो है अमोघ कृति के ग्रंथकार हुए। ठीक है, इधर ग्रंथ का नाम दिया गया है और इधर ग्रंथकार का नाम दिया गया है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर हमें देखना है 71। यहाँ पर है कि राष्ट्रकुलीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला की जो हमें नमूना मिलता है वह एलोरा और एलिफेंटा दोनों जगहों से मिलता है। ठीक है, एलोरा से भी मिलता है और एलिफेंटा से भी हमें राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 यहाँ पर है कि रावण की खाई और दशावतार कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ मिलते हैं? ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं? तो रावण की खाई, दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर जो है ये हमें जो मिलता है ये एलोरा में मिलता है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है? एलोरा में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 73 हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 73 है कि मुंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी के नाम से जाना जाता है। जो मुंबई से 6 मील दूर में स्थित गुफा कौन सी है, यानी कि कौन सी गुफा है? तो ये एलिफेंटा की गुफा है, जो मुंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित है, एलिफेंटा की गुफा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से हमें चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा सही है। ठीक है, तो चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित किया। जो चोल थे उन्होंने पांड्य और चेर शासकों को क्या किया? पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह बात सही है कि चोलों ने पांड्य और चेरों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। नेक्स्ट कथन है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। यह भी सही है, तो दोनों कथन यहाँ पर हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हमें 75 देखना है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, हम लोग 75 देख रहे हैं। होयसल स्मारक जो है होयसल स्मारक ये जो है हेलीवीड और वेल्लूर में पाए जाते हैं। ठीक है, हेलीवीड और वेल्लूर में पाए जाते हैं होयसल स्मारक। आगे है प्रश्न संख्या 76। यहाँ पर है कि चोलों द्वारा घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, तो चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो जो चोल थे उन्होंने वेंगी के चालुक्यों द्वारा, ठीक है, वेंगी के चालुक्यों द्वारा क्या किया? घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो वह थे वेंगी के चालुक्यों से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 77 है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवकृत प्राया, यानी कि जो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति है, कांस्य प्रतिमा है, उसमें जो देवकृत है उसके कितने भुज हैं? तो जो वो देवता है उनकी वो चतुर्भुज में है। ठीक है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज है। ठीक है, देवाकृति जो है वह प्रायः चतुर्भुज है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 78 यहाँ पर है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो चोल साम्राज्य की 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा
नींव डाली गई तो वो थे विज्यालय। ठीक है, विज्यालय ने यहाँ पर 9वीं शताब्दी में जो है चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तो विज्यालय यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 79 यहाँ पर है कि सुगंध वृत्त यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। तो सुगंध वृत्त या करों को हटाने वाला जो उपाधि है वो धारण किया गया था राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम के द्वारा। ठीक है, कुलोत्तुंग चोल प्रथम के द्वारा यह सुगंध वृत्त या फिर करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की गई। ठीक है, तो ये थे राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 80 यहाँ पर है सुमेलित करना। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ ग्रंथकार का नाम दिया गया है। जैसे है पेरियार पुराणम, पेरियार पुराणम जो ग्रंथ है इसके ग्रंथकार का नाम है शोकिलार। ठीक है, शोकिलार। उसके बाद बीर शोलियम ग्रंथ है, इसके ग्रंथकार जो हुए उनका नाम है बुद्धमित्र। ठीक है, बुद्धमित्र जो है ग्रंथकार हुए बीर शोलियम के। ठीक है, आगे है कलिंग तुपरणी। ठीक है, कलिंग तुपरणी जो ग्रंथ है इसके ग्रंथकार हुए जयगोंदन। ठीक है, जयगोंदन। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रंथकार और इधर ग्रंथ का नाम दिया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 80 देख चुके हैं, अब 81 देखना है। यहाँ पर है कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था। चोल राज्य की राजधानी जो थी तंजौर को बनाने वाला कौन था। तो तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो वह विज्यालय थे। ठीक है, विज्यालय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो वह विज्यालय थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 82 यहाँ पर है कि चोल राज्य का संस्थापक विज्यालय पहले किसका संबंध था। तो चोल राज्य का जो संस्थापक था विज्यालय वह पहले पल्लवों का क्या था, सामंत था। ठीक है, पल्लवों का वह पहले सामंत था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक राज्य स्थापित किया, चोल राज्य। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 83 पूर्व मध्य काल में विज्यालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की। तो पूर्व मध्य काल में विज्यालय ने चोल राज्य की जो स्थापना है वह किया था यहाँ पर 1846 ईस्वी में। ठीक है, 1846 ईस्वी में पूर्व मध्यकाल में विज्यालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी, तो 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 84 यहाँ पर है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चिदम्बरम का जो प्रसिद्ध नटराज मंदिर था, ठीक है, नटराज मंदिर, उसका निर्माण परांतक प्रथम ने करवाया था। ठीक है, परांतक प्रथम ने। ठीक है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वह है परांतक प्रथम। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 85 यहाँ पर देखेंगे, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का जो सूत्रपात है वह किसके द्वारा किया गया, तो वह सूत्रपात किया गया था राजा राज प्रथम के द्वारा। ठीक है, राजा राज प्रथम के द्वारा अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का जो सूत्रपात है वह राजा प्रथम के द्वारा किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर कौन चोल शासक हुए जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करता है, साथ ही साथ उत्तरी श्रीलंका पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो उस चोल शासक का नाम क्या है, तो उस चोल शासक का नाम है राजा प्रथम। ठीक है, तो किस चोल शासक, तो यहाँ पर हो जाएगा कि राजा प्रथम चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। तो ऐसा करने वाला जो राजा है वह राजा प्रथम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 यहाँ पर है कि राजा प्रथम ने श्रीलंका के मोमिंड चोल मंगलम, ठीक है, मोमिंड चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मोमिंड चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि राजा प्रथम ने श्रीलंका के जो विजित प्रदेश थे उन प्रदेशों को मिलाकर एक प्रांत बनाते हैं, चोल साम्राज्य की एक प्रांत बनाते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है मोमिंड चोल मंडलम। ठीक है, मोमिंड चोल मंडलम नाम से एक प्रांत बनाते हैं चोल साम्राज्य के लिए। ठीक है, चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाते हैं और
इसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि धारण की जो है मोमिंड चोल, ठीक है, मोमिंड चोल देव की उपाधि उन्होंने धारण की, मोमिंड चोल देव की उपाधि धारण की। और इस नए प्रांत की राजधानी उन्होंने किसको बनाया, तो इस नए प्रांत की जो राजधानी है वह पोलनारुआ को बनाया गया, ठीक है, पोलनारुआ को बनाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय। प्रश्न संख्या 88 है कि चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय किसने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है, ठीक है। यहाँ पर है कि चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है, तो ये जो श्रेय जाता है राजराजा प्रथम को जाता है, राजराजा प्रथम को जाता है। ये चोलों की पहली सामुद्रिक विजय थी जो कि श्रीलंका विजय थी, और नौसेना को गठन करने का भी श्रेय जो है वह राजराजा प्रथम को जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखेंगे यहाँ पर कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया, तो ये राजराजा प्रथम ही थे जिन्होंने अपनी राजराजा प्रथम, यहाँ पर राजराजा प्रथम है, राजराजा प्रथम ने ही, ठीक है। तो किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया, तो वो था राजराजा प्रथम, ठीक है, राजराजा प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 90, यहाँ पर है 90 कि किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था, तो 1000 ईस्वी में भूमि का सर्वेक्षण कराने का जो काम किया था वो राजराजा प्रथम ने किया था, राजराजा प्रथम ने ये काम किया था, भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 91 यहाँ पर है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग को पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। देखिए जो उत्तरी भाग था उस पर तो राजराजा प्रथम ने अधिकार स्थापित कर लिया था, उसके बाद जो शेष दक्षिणी भाग बचा था उसको जो है वह राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने उसको जीतकर श्रीलंका का पूर्ण विजय किया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न था कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया, तो वह था राजेंद्र प्रथम। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 92 यहाँ पर है कि किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और अपनी राजधानी बनाई, तो किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई, तो ये राजेंद्र प्रथम थे जिन्होंने गंगे कोंड चोलपुरम बसाया था और उसे फिर बाद में अपनी राजधानी भी बना ली। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 93 थोड़ा सा बड़ा है कि किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, ठीक है, प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो इस ऐतिहासिक भ्रम को जो तोड़ने वाला व्यक्ति था वह राजेंद्र प्रथम ही हुए, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि उत्तर से ही राजा आकर दक्षिण को जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक भ्रम था कि केवल उत्तर के राजा ही दक्षिण के क्षेत्रों को जीत सकते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने यह स्थापित किया कि दक्षिण से भी जाकर उत्तर को जीता जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 94 यहाँ पर है कि किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप देखिए यहाँ पर है कि किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा, ठीक है, संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह एवं मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य काडारम यानी कि आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। तो वह कौन था जो सुमात्रा द्वीप समूह के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया और उसके बाद निकोबार द्वीप समूह एवं मलेशिया द्वीप समूह के मध्य कंडारम के सहित 12 द्वीपों पर अधिकार किया। तो ऐसा करने वाला जो व्यक्ति थे वो राजेंद्र प्रथम थे, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 95 यहाँ पर है कि किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था,
तो 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल जो है 1077 ईस्वी में किसने भेजा था? तो ये जो था कुलुतुंग चोल प्रथम जो थे, इन्होंने भेजा था 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन को भेजे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 96 यहाँ पर 96 कि सुमेलित कीजिए चोल प्रशासन के से संबंध। ठीक है, यहाँ पर है कि पेरुंदरम जो थे ये क्या थे? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे। पेरुंदरम जो थे वो क्या थे? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे। सिरुतरम क्या थे? सिरुतरम जो थे वह निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे। और ओले नायकम जो थे वह मुख्य सचिव थे। और विद्याधिकारी विद्या अधिकारी जो थे ये प्रेषण लिपिक थे। ठीक है, तो इस तरह से आप चोल प्रशासन के संबंध में याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 96 के बाद हमारा प्रश्न संख्या जो होगा वह 97 होगा। यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है, जो कि चोलकालीन प्रशासनिक विभाजन दिया गया है, दूसरी तरफ उसके समतुल्य को लिखा गया है। ठीक है, तो ये मिला हुआ है, इसे बस याद रख लीजिए। मंडलम जो था इसके समतुल्य कौन था? इसके समतुल्य प्रांत था। वालनाडु या कोट्टम इसके समतुल्य जो था वह कमिश्नरी था। और नाडु के समतुल्य क्या था? जिला था। ठीक है, नाडु के समतुल्य क्या था? जिला था। और कुर्रम के समतुल्य कौन था? ग्राम समूह। कुर्रम के समतुल्य क्या था? ग्राम समूह। मंडलम के समतुल्य प्रांत था। वालनाडु या कोट्टम के समतुल्य कमिश्नरी थी। और नाडु के समतुल्य जिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 98 यहाँ पर सुमेलित करना है। सूची 1 दिया गया और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ सभाएं दी गई है और उनका नाम दिया गया है। दरअसल जो उरार था, उरार क्या था? उर ग्राम यानी कि सामान्य गांव की सभा को उरार कहा जाता था। ठीक है, सभा या महासभा या पेरुंगुरीर, ये जो था पेरुगुरीर जो था ये चतुर्वेदी मंगलम यानी मंगलम ग्राम यानी कि ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांवों की सभा, यानी कि जब ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता था उसकी जब सभा होती थी उस सभा को सभा या महासभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नगर के व्यापारी जब सभा करते थे तो उसको नगरम कहा जाता था। ठीक है, नगर के व्यापारियों की जब सभा होती थी तो वह नगरम होता था। और शिल्पियों की जब सभा होती थी तो वह पुग होता था। पुग, शिल्पियों की जब सभा होती थी तो वह पुग कहलाता था या पुग होता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 99 यहाँ पर है कि महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। देखिए महासभा की जो कार्यकारिणी समिति था उसको वरियम कहा जाता था। वरियम। ठीक है, तो 99 प्रश्न था कि महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरियम। चलिए प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। यहाँ पर है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है, यानी कि कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है। तो ये जो था उरर मेरूर। ठीक है, उत्तर मेरूर ये जो था यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे हमें महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। यहाँ पर है कि चोल काल में कडिमो का अर्थ था। ठीक है, तो कडिमो का अर्थ क्या था? ये जो था कडिमो, इसका अर्थ था भू राजस्व या लगान। ठीक है, चोल काल में। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो चोल काल में जो नौसेना है उसका सर्वाधिक जो विकास है वह राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र प्रथम के समय में। चलिए प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। यहाँ पर है कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला कोई योद्धा होता था तो उसे क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। परया का अर्थ था, परया का अर्थ जो है वह अछूत था। परया का अर्थ क्या था? अछूत था। प्रश्न संख्या 105 यहाँ पर हमारे सामने है कि चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे वह कुलुंचू कहलाते थे। ठीक है, चोल काल में जो सोने के सिक्के थे वह कुलंजू कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106 यहाँ पर है कि चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। जो चोल काल में राज्य के स्वामित्व यानी कि जो राज्य के स्वामित्व में था उस भूमि को क्या कहा जाता था?
तो उस भूमि को कहा जाता था प्रभु मान्य भूमि। ठीक है, प्रभु मान्य, ठीक है, मान्यम, प्रभु मान्यम। जो चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि होती थी उसको प्रभु मान्यम कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 107। यहाँ पर है कि चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आरंभ किया था। तो ये था लोक महादेवी जो थी, इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था चोल काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट थे। तो चीन में व्यापारिक भेजने वाला जो चोल सम्राट थे ये तीनों थे। राजराजा प्रथम ने भी भेजा था, राजेंद्र प्रथम ने भी भेजा था और कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने भी भेजा था, यानी कि उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला जो चोल सम्राट था वह सभी थे, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग चोल। चलिए प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। प्रश्न संख्या 109 है कि नाना देश निगम क्या था। नाना देश निगम जो था वह दूर दूर के प्रदेशों एवं विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। नाना देशी निगम क्या था। तो ये दूर दूर के प्रदेशों एवं विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। चलिए प्रश्न संख्या 110 देख रहे हैं। यहाँ पर यह है कि प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्य की तरह कल्पना की और जोहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो एक प्रसिद्ध कलाविद हुए फर्ग्यूसन और इन्होंने कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्य की तरह कल्पना की और जोहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो ये किस काल के बारे में कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है चोल स्थापत्य कला के बारे में। चोल स्थापत्य कला के बारे में फर्ग्यूसन कहते हैं कि उस काल के कलाकारों ने दैत्य की तरह कल्पना की और जोहरियों की तरह उसे पूरा किया। चलिए, क्योंकि उस समय की जो मंदिरें थी, जो निर्माण स्थापत्य कला थी, वो बहुत विशाल और बहुत सुंदर होती थी, इसी वजह से ये कहा था उन्होंने कथन। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 111 हमें देखना है। यहाँ पर है कि तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर, ठीक है, राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर जो है वह देवता शिव को समर्पित है, यानी कि शिव देवता को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर है कि गंगे कोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो गंगे कोंडचोलपुरम का जो शिव मंदिर है उसका जो निर्माण है वह राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र प्रथम के समय में उसका निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या अब हमें देखना है 113। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चोलकालीन त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है। तो ये कुंभन है, ठीक है। कुंभन जो है ये ये जो चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। हमें प्रश्न संख्या 113 देख रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा जयगोंदर जो है ये जो तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114 यहाँ पर है सुमेलित करना। एक तरफ ग्रंथकार है, दूसरी तरफ ग्रंथ का नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो कुंभन ये प्रश्न संख्या हम लोग 114 देख रहे हैं। देखिए कुंभन जो है या कंबन, ये जो है रामायण या रामावतारम ग्रंथ के ग्रंथकार हुए। कुट्टन या ओटकुट्टन, ठीक है, ये जो है ये पिलितामिल, ये जो थे पिलितामिल ग्रंथ के ग्रंथकार थे। उसके बाद पुगलेंदी जो थे ये नलवेम्बा ग्रंथ के ग्रंथकार थे। थोड़ा नाम अजीब है क्योंकि ये दक्षिण भारत के नाम है, तो थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने ऋणग्राथ दीपिका यानी कि ऋग्वेद पर टीका की रचना की। ऋग्ग्राथ दीपिका, ठीक है, ऋग्ग्राथ दीपिका यानी कि ऋग्वेद पर टीका की रचना की। तो ये जो ऋग्वेद पर टीका का मतलब हुआ कि ऋग्वेद को समझने के लिए एक छोटी सी मतलब एक विवरण, मतलब छोटा सा जैसे कुंजी जो होता है उसी तरह से हम कह सकते हैं टीका होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 115 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है वेंकट माधव, ठीक है, वेंकट माधव।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 116 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है कि सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य और राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, इसका मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पर है काकतीय। काकतीय जो राजवंश है, इसका जो राज्य क्षेत्र था वह वारांगल आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, यादव राजवंश जो था, इसका जो राज्य क्षेत्र था देवगिरी महाराष्ट्र में था। और होयसाल जो है, इसकी जो राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्र कर्नाटक में था। और सिलाहार, इनका जो राज्य क्षेत्र था वह कोंकण महाराष्ट्र में था। ठीक है, तो काकतीय जो थे, काकतीय राज्य या राजवंश जो थे, इनका जो राज्य क्षेत्र था वारांगल मध्य प्रदेश था। यादव जो थे, यादव राजवंश जो था वह देवगिरी या महाराष्ट्र इनका राज्य क्षेत्र था। होयसाल जो थे वह द्वार समुद्र कर्नाटक में था। और सिलहार जो थे वह कोंकण महाराष्ट्र में थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 117 हमें देखना है। फिर से यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरा वास्तविक संस्थापक का नाम दिया गया है काकतीय। 117 देख रहे हैं, काकतीय राजवंश के वास्तविक संस्थापक जो हैं वह प्रोलराज द्वितीय थे। ठीक है, काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन हुए? प्रोलराज द्वितीय। ठीक है, यादव राजवंश के जो संस्थापक हुए कौन हुए? भिल्लम पंचम। ठीक है, भिल्लम पंचम जो थे यह यादव राजवंश के वास्तविक संस्थापक हुए। और होयसाल राजवंश के जो संस्थापक हुए वह बेटिंग देव या विष्णुवर्धन हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। रुद्रांबा, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? जो रुद्रांबा थी वह किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो वह काकतीय, काकतीय और राजवंश का जो थी प्रसिद्ध महिला शासक थी, काकतीय, काकतीय वंश का ये रुद्रदमा जो थी, रुद्रदमा वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक हुई। चलिए प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। यहाँ पर है कि प्रसिद्ध चोल शासक राज राजा प्रथम का मूल नाम था। तो जो प्रसिद्ध चोल शासक हुए राज राजा प्रथम, उनका मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। ठीक है, अरिमोलीवर्मन। ठीक है, अलिमोरीवर्मन। ठीक है, अरिमोलीवर्मन इनका जो चोल शासक राज राजा प्रथम थे, इनका मूल नाम जो था वह अरिमोलीवर्मन था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120 है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो वह कौन चोल राजा था जो उसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और सिंहल राजकुमार के साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो ये थे कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम जो थे, इन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और अपनी पुत्री का विवाह वहां के राजकुमार से करा दिया। तो इस तरह से आज का जो हमारा चैप्टर था वह समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वह चैप्टर नंबर 13 आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल, जो कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच हुआ। दिल्ली के सल्तनत काल को पढ़ना है, जो कि कल का जो वीडियो होगा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।